आरोही और अनिरुद्ध की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोनों के बीच बातचीत होती रहती है और अनिरुद्ध की बातों से आरोही को एहसास होने लगता है कि अनिरुद्ध उसे पसंद करने लगा है और वो आरोही के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब सब अनिरुद्ध के हाथों में था कि कब वो अपने घर पर आरोही और अपने रिश्ते की बात करता और तभी आरोही भी अपने घर पर अनिरुद्ध के बारे में बता पाती। एक दिन अनिरुद्ध ने बताया कि उसे काम से 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है, इसलिए वो 2 दिनों तक उससे बात नहीं कर पाएगा और आरोही भी उसे मैसेज ना करे क्योंकि वो उसे रिप्लाई नहीं कर पाएगा। आरोही ने उसकी बात मान ली। अगले दिन आरोही अपने ऑफिस जाती है। वो अपना काम कर रही होती है पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे एक खालीपन सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ अधूरा सा है। वो सोचने लगी, ये मुझे क्या हो गया है? मैं तो हमेशा बस कामों में ही उलझी रहती थी और काम करने में ही तो मुझे खुशी मिलती थी। पर इस महीने में अनिरुद्ध जी से मिली और मुझे उनके साथ समय बिताना इतना भाने लगा है कि आज जब मुझे पता है कि उनसे बात नहीं हो पाएगी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो पहला दिन ही है जब अनिरुद्ध से बात नहीं की और मैं इतना ज़्यादा उन्हें मिस कर रही हूँ। अभी तो कल का दिन भी बात नहीं हो पाएगी। आरोही ये सब सोच रही थी और अनिरुद्ध के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बज उठता है। वो देखती है अमृता का कॉल आ रहा था। उसने झट से कॉल उठाया और कहा, कैसी है तू अमृता? इतने दिनों बाद कॉल कर रही है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? अमृता, ओहो आरोही, थोड़ी सांस तो ले ले। एक साथ कितने सारे सवाल करती जा रही है। अच्छा तो चल जल्दी जल्दी सारे सवालों का जवाब दे। आरोही हंसते हुए, अच्छा अमृता, तेरी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है यार। तुम्हें मैं बहुत मिस करती हूँ, पर क्या करूँ, शादी के बाद इतनी सारी जिम्मेदारी होती हैं कि समय ही नहीं मिल पाता। पर आज खाली बैठी थी तो सोचा तुम्हें कॉल करके तुम्हारा हालचाल पूछ लूँ। आरोही, हाँ समझ सकती हूँ यार, और अच्छा ही किया जो तूने कॉल कर लिया। चल बता जीजू कैसे हैं? वो तेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं ना? अमृता, हाँ आरोही, वो बहुत ही सुलझे हुए हैं। शुरू में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी पर उनके साथ रहने से सब आसान हो गया। वो तो बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, पर अभी काम से उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा है तो मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। आरोही थोड़ी इमोशनल होते हुए, अमृता ये जानकर कि तू बहुत खुश है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तू ऐसे ही हमेशा खुश रहना। अमृता थोड़ी खिंचाई करते हुए, थैंक्स यार, पर तू बता तू कब शादी कर रही है? तभी तो मुझे भी मौका मिलेगा पूछने का कि तेरे हस्बैंड कितना प्यार करते हैं। अब जल्दी से तू सेटल हो जा और शादी के मजे ले। अमृता की बातों से आरोही को अनिरुद्ध की याद आ गई और आरोही मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ बाबा, हो जाएगी मेरी शादी भी, पर अभी थोड़ा टाइम है। जब भी शादी फिक्स होगी सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। अमृता, ओके डियर, मैं इंतजार करूंगी। फिर दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर आरोही अपने कामों में लग जाती है। ऑफिस से छुट्टी के बाद घर पहुंचती है। आज उसका मन काम में वैसे ही नहीं लग रहा था, इसलिए वो थोड़ी सी बुझी हुई सी थी। उसे ऐसा देख विनीता ने पूछा, क्या बात है आरोही बेटा, आज तू ज़्यादा थकी हुई लग रही है। आरोही, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद आप सही कह रही हैं, मुझे भी थोड़ा थकान सा लग रहा है। मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। विनीता, हाँ तू थोड़ा आराम कर ले और थोड़ा कम काम किया कर। सारा काम एक दिन में करना ठीक नहीं है। आरोही, हाँ माँ, मैं कमरे में जाती हूँ। और वो अपने कमरे में चली जाती है। वो बेड पर लेटकर सोने की कोशिश कर रही होती है कि तभी अमृता की बातें उसे याद आती हैं कि किस तरह अमृता अपने हस्बैंड से दूर होने पर उसे मिस कर रही है। वो सोचने लगती है कि अमृता के जैसा हाल तो उसका भी है। अनिरुद्ध भी तो उससे दूर है और वो उसको मिस कर रही है। वो सोचने लगती है कि क्या अनिरुद्ध भी उसको मिस कर रहे होंगे, क्या वो भी उसको याद कर रहे होंगे जैसे वो अनिरुद्ध को कर रही है। ये सोचते सोचते एक बार फिर आरोही अनिरुद्ध को याद करने लगती है। 2 दिन बाद आज पूरे 2 दिन बीत गए थे। आरोही ने ये 2 दिन अनिरुद्ध को याद करके बिताए थे। आज वो ये सोचकर थोड़ी उत्सुक थी कि आज अनिरुद्ध वापस आ गए होंगे तो आज उनसे बात हो पाएगी, और इसीलिए वो सुबह से ही इंतजार कर रही थी कि कब अनिरुद्ध का मैसेज आएगा और उससे बात होगी। ऑफिस में भी वो बस यही सोच रही थी और बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी कि अब अनिरुद्ध का मैसेज आएगा, अब आएगा।
पर सुबह के बाद दोपहर और शाम हो गई। वो ऑफिस से घर भी आ गई, पर अब भी वो बस इंतजार ही कर रही थी। खैर, अब तो अनिरुद्ध के मैसेज का इंतजार करते करते तो पूरा दिन बीत गया था, पर अभी तक उसका एक मैसेज तक नहीं आया था। रात में आरोही सोने के लिए जा ही रही थी, तब उसने एक आखिरी बार अपना मोबाइल चेक किया, पर कोई मैसेज नहीं था। वो सोचने लगी, अनिरुद्ध ने मैसेज क्यों नहीं किया होगा? क्या वो अभी भी वापस नहीं लौटे, या फिर वो उसको मैसेज करना भूल गए? कितने सवाल उसके मन में घूमने लगे, और पता नहीं, एक बार तो उसका मन हुआ कि वो खुद ही मैसेज कर दे, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि अनिरुद्ध ने उसे मना किया था उसे मैसेज करने से। अब उसे चिंता होने लगी थी, पर उसने अपना दिमाग शांत किया और खुद को समझाया कि शायद आज भी वो बिजी होंगे, इसलिए मैसेज नहीं कर पाए होंगे, और कल पक्का मैसेज करेंगे। आरोही बहुत परेशान थी कि अनिरुद्ध उसे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या वो किसी काम में फंस गए हैं? क्या वो ठीक तो हैं? कहीं वो नाराज तो नहीं? और पता नहीं क्या क्या ख्याल आरोही के मन में आ रहे थे। आज आरोही ने मन बना लिया था कि वो अनिरुद्ध से बात करेगी और उससे पूछेगी कि सब ठीक तो है। शाम को आरोही अपना सारा काम खत्म करके अनिरुद्ध को मैसेज करती है, हेलो अनिरुद्ध जी। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी अनिरुद्ध का कोई जवाब नहीं आया। वो उदास हो गई, ऑफिस के कुछ फाइल्स देखने लगी। बाद में डिनर के बाद जब उसने अपना मोबाइल देखा तो अनिरुद्ध का मैसेज आया था, हेलो। आरोही के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसे अनिरुद्ध से क्या पूछना था, क्या बोलना था, सब भूल गई। उसे तो बस इस बात की खुशी थी कि अनिरुद्ध ने उसे जवाब तो दिया। उसने लिखा, आपका काम कैसा रहा? अनिरुद्ध, हाँ सब अच्छे से हो गया, और सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था। एक्चुअली कल ही वापस लौटा तो थका हुआ था इसलिए। आरोही, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके पास टाइम होता तो मैसेज कर देते, अब काम भी जरूरी है। अनिरुद्ध, हम और तुम बताओ कैसी हो और कैसे रहे ये 2 दिन? आरोही तो अनिरुद्ध को बताना चाहती थी कि ये 2 दिन उसके लिए 2 साल की तरह बीते हैं। उसने अनिरुद्ध को बहुत मिस किया और अब वो उसके साथ रहना चाहती है। वो उसे बोलना चाहती थी कि अब वो उसे इस तरह कभी छोड़ के ना जाए, पर आरोही कुछ बोल ना सकी। उसने कहा, सब ठीक था, ऑफिस के काम में ही उलझी थी। अनिरुद्ध ने फिर कहा, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है, चलो सो जाओ, हम कल बात करते हैं। आरोही जाना तो नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसने अपने जज्बात दिल में छुपाकर अनिरुद्ध को बाय बोल दिया। अगली सुबह आम दिनों के जैसे ही थी। सभी जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे थे। सुबह से शाम तक सबको क्या करना है ये तो तय ही रहता है। आरोही के पापा को उनके काम पर जाना था, अक्षर को अपने कॉलेज जाना था, और पायल को अपने कॉलेज, और फिर आरोही को भी अपने ऑफिस जाना था। ये तो सभी का हर दिन का रूटीन था। सभी अपने अपने काम पर चले गए। आरोही भी अपने ऑफिस चली गई। लगभग 2 घंटे के बाद आरोही के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। आरोही ने मोबाइल उठाकर देखा, उस पर अनिरुद्ध का एक मैसेज आया हुआ था। आरोही हैरान हो गई कि इस वक्त अनिरुद्ध का मैसेज, क्योंकि इस वक्त तो अनिरुद्ध भी ऑफिस में रहता है और उसे बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था। खैर, आरोही ने मैसेज देखा, उस पर लिखा था, हेलो डियर। अनिरुद्ध का मैसेज देखकर आरोही के होठों पर मुस्कान आ गई। वैसे ये तो हर बार की बात थी कि जब भी वो अनिरुद्ध का मैसेज देखती थी, उसे याद करती, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती थी। शायद इसलिए क्योंकि आरोही अनिरुद्ध को दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। आरोही ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा, हेलो जी। अनिरुद्ध ने दूसरा मैसेज किया, चलो जल्दी से ऑफिस के बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। आरोही चौंक गई, क्या क्या कहा आपने? अभी ऑफिस के बाहर? अनिरुद्ध, हाँ अभी। मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं भी ऑफिस में ही हूँ, पर थोड़ी देर के लिए तो मिल ही सकते हैं। आरोही थोड़ी परेशान सी होने लगी। वो तो दुविधा में फंस गई। उसे ना तो ना करते हुए बन रहा था और ना ही हाँ करते हुए बन रहा था। उसने कहा, पर अनिरुद्ध जी, अभी कैसे? मैं ऑफिस से ऐसे नहीं आ सकती। किसी ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? अनिरुद्ध, ओहो, कह देना कि किसी फ्रेंड से मिलने जा रही हो। अब बहाने मत बनाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तुम भी बाहर निकलो। आरोही, आई एम सो सॉरी अनिरुद्ध जी, मैं ऐसे नहीं आ सकती। हम किसी और दिन मिल लेंगे। जिस दिन मुझे ज़्यादा काम नहीं होगा उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी निकल आऊँगी, तब हम मिल लेंगे। अनिरुद्ध ने लास्ट मैसेज किया, ओके, और फिर ऑफलाइन हो गया।
आरोही को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अनिरुद्ध को ऐसे सामने से मना कर दिया, जबकि वो भी तो अनिरुद्ध से मिलना चाहती थी। वो सोचने लगी कि क्यों हमेशा वो ऐसे ही किसी से मिलने से या बात करने से हिचकिचाहट सा महसूस करती है। वो क्यों खुलकर बात नहीं कर पाती है। आज वो क्यों अनिरुद्ध से मिलने नहीं गई, जबकि अनिरुद्ध ने इतने प्यार से उसे बुलाया था। आरोही के मन में इतने सारे सवाल खड़े हो गए जिसका जवाब अभी उसके पास नहीं था, पर अनिरुद्ध से ना मिल पाने से वो मायूसी हो गई थी और उसकी मायूसी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देने लगी। लंच ब्रेक में सभी अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे और आरोही चुपचाप बैठी हुई थी। उसे तो आज लंच करने का मन ही नहीं हो रहा था। उसे इस तरह उदास देख रितिका ने पूछा, क्या बात है आरोही, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तू इतनी उदास लग रही है। आरोही को झूठ बोलना कहाँ आता था, इसलिए उसके दिल की हर बात उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे जाती थी। फिर भी उसने बात को टालते हुए कहा, नहीं नहीं रितिका, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन थोड़ा उदास है। रितिका, अच्छा तो ये बात है। फिर उसने मजाक करते हुए कहा, क्या बात है, बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई क्या तेरी? और फिर जोर जोर से हंसने लगी और कहा, सॉरी सॉरी, मजाक कर रही थी। आजकल अधिकतर लड़कियां तभी उदास होती हैं जब उनका उनके बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाता है। पर तुझे क्या पता होगा ये बॉयफ्रेंड के बारे में? मुझे पता है कि तू उन टाइप की लड़कियों में से नहीं है जिसका बॉयफ्रेंड हो। आरोही ने उससे कहा, क्यों, मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? रितिका, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है, पर तू उन लड़कियों में से नहीं है जो बॉयफ्रेंड बना ले और उसके साथ घूमे फिरें, और वो भी किसी की परवाह किए बिना। बल्कि तू तो उन लड़कियों में से है जिसके लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ है। तू कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिसके कारण तेरी फैमिली पर कोई उंगली उठाए। तू एक अच्छी बेटी है, एक अच्छी बहन है, और मैं जानती हूँ तू एक अच्छी वाइफ भी बनेगी। आरोही, जो कि उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, उसने कहा, लगता है तू मुझे बहुत अच्छे से जानती है। रितिका, हाँ बिल्कुल, तेरे साथ पूरा दिन बिताती हूँ तो मुझे तेरे बारे में सब पता होगा ना। वैसे भी तुझे झूठ बोलना तो आता नहीं है, और बोलने की कोशिश करेगी तो चेहरे से साफ पता चल जाता है। और तो और मुझे ये भी पता है कि तू तो अरेंज मैरिज ही करेगी, पर अगर तुझे कोई पसंद भी आ गया तो सबसे पहले अपनी मम्मी को बताएगी, और जब मम्मी पापा हाँ करेंगे तभी तू आगे बात करेगी, वरना तो तू उसको भी टाटा बाय बाय कर देगी। और वो हंसने लगी। आरोही ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता चल गया कि तुझे मेरे बारे में सब पता है। अब चलो, लंच ब्रेक खत्म हो गया है, कुछ काम कर लें। रितिका, अरे हाँ यार, आज तो बात करते लेट हो गए, अगर सर आ गए ना तो डांट लग जाएगी। चलो मैं भी चलती। फिर दोनों अपने अपने डेस्क पर चले जाते हैं। आरोही के दिमाग में रितिका की बातें घूम रही थीं। उसकी कही एक एक बात आरोही के दिमाग में रिपीट हो रही थी, और शायद उसे उसके सवालों का जवाब भी मिल ही गया था जो सुबह अनिरुद्ध को मना करने के बाद उसके मन में उठ रहा था। बस अब उसे एहसास होने की देरी थी कि यही जवाब तो सुबह से ढूंढ रही थी। शाम को घर पर आरोही अपने कमरे में थी, तभी पायल उधर से आई और कहने लगी, आरोही दी, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। आरोही, क्यों, क्या हो गया? सवाल बाद में करना, पहले आंखें बंद करो ना दी। आरोही, ओके बाबा, ये लो। पायल आइसक्रीम सामने रखते हुए कहती है, सरप्राइज, ये देखो दी, आपके लिए स्पेशल चॉकलेट आइसक्रीम। आरोही देखकर, अरे वाह, आइसक्रीम, क्या बात है, आज आइसक्रीम। पायल, हाँ आपके लिए स्पेशल। फिर अक्षर और विनीता भी आ जाते हैं और सब बैठकर आइसक्रीम का मजा लेते हैं। हंसी मजाक भी चलता है। पायल अपने कॉलेज के बारे में कुछ कुछ बातें बताती है और अक्षर भी, और सब मिलकर ठहाके लगाते हैं। ये नज़ारा देखकर एक बार फिर आरोही के मन में रितिका की बात ताज़ा हो गई और उसे पता चल गया कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। उसकी फैमिली ही उसके लिए सब कुछ है और उसकी फैमिली भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद इसीलिए उसे अपनी ज़िंदगी में किसी और की और ना ही उसके प्यार की जरूरत महसूस हुई, और शायद इसीलिए उसे बाहर प्यार ढूंढना ही नहीं पड़ा। और अब उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया था और यकीन भी हो गया था कि वो जैसी भी है
उसमें वो खुश है। रितिका की बातों से उसे ये एहसास तो हुआ कि वो और उसकी फैमिली दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं और अभी तक आरोही को किसी और की तरफ देखना भी नहीं पड़ा था। पर अब आरोही को एक जीवन साथी की चाहत थी जिसके साथ वो कदम से कदम मिलाकर चल सके, उसे उतना प्यार दे जो उसकी फैमिली उसे देती है और बदले में वो भी उससे उतना ही प्यार करेगी। खैर ये ख्वाहिश तो हर लड़की की होती है अपने जीवन साथी को लेकर। अनिरुद्ध से मिलने के बाद तो जैसे आरोही की इस ख्वाहिश को जान मिल गई थी। उसने तो अनिरुद्ध को दिल से अपना ही लिया था और मन ही मन अपना बना लिया था। इंतजार तो बस इस बात का था कि कब अनिरुद्ध अपने घर वालों को उसके बारे में बताए और आरोही के पेरेंट्स से बात करे। दूसरे दिन जब आरोही ऑफिस में बैठी थी तो उसे बीते कल की याद आ रही थी। वो सोच रही थी कि क्या अनिरुद्ध मुझसे नाराज हो गया है। अगर सचमुच में नाराज हो गया होगा तो मैं कैसे मनाऊंगी। ये सब सोचते हुए उसने अनिरुद्ध को मैसेज करने का सोचा और एक मैसेज सेंड कर दिया, हेलो। अनिरुद्ध का कोई जवाब न आने पर आरोही को समझ आ गया कि वो अभी भी उससे नाराज है। फिर आरोही अपने काम में लग गई। वैसे उसका ध्यान तो बार बार अनिरुद्ध के बारे में सोचने लग रहा था और बार बार अपना ध्यान काम पर लाती थी। रात में अनिरुद्ध का एक मैसेज आया, हेलो। आरोही ने उससे बात करने के लिए मैसेज किया, कैसे हैं आप। अनिरुद्ध, ठीक हूँ। आरोही ने फिर से कोशिश की और मैसेज किया, आज का दिन कैसा रहा आपका। अनिरुद्ध, अच्छा। आरोही कुछ भी पूछती उसका जवाब अनिरुद्ध एक और दो शब्दों में ही दे रहा था। आरोही को समझ आ गया कि अनिरुद्ध का गुस्सा कम नहीं हुआ है, पर वो नॉर्मल दिखने के लिए मुझसे बात कर ले रहे हैं। फिर आरोही ने बात को ज़्यादा तूल न देते हुए उसे गुड नाइट बोल दिया। उधर से अनिरुद्ध का सिंपल सा गुड नाइट मैसेज आया। आरोही अपना फ़ोन रखकर सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि अनिरुद्ध उससे पहले की तरह हंसते हुए बात क्यों नहीं कर रहा। उसे बुरा लग रहा था कि अनिरुद्ध उससे इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रहा है। उसके जवाबों में अपनेपन सा कोई एहसास नहीं था जो पहले हुआ करता था। आरोही ने सोचा कल वो फिर से अनिरुद्ध से माफ़ी मांग लेगी, शायद इससे अनिरुद्ध का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। और अगर फिर भी वो नहीं मानेंगे तो एक बार कुछ देर के लिए मिल ही लूँगी, पर यह आखिरी बार होगा। और हाँ, अगर उनका मूड अच्छा हुआ तो उन्हें अपने दिल की बात भी बताने की कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ। दूसरे दिन आरोही ऑफिस में बैठे सोच रही थी, क्या करूँ, मैसेज करूँ या नहीं, अभी करूँ या रात में करूँगी। अभी वो ऑफिस में होंगे और बिजी भी हो सकते हैं। फिर सोचा चलो एक मैसेज कर ही देती हूँ, अगर बिजी होंगे तो बाद में जवाब आ जाएगा, पर मेरे मन का बोझ तो थोड़ा कम हो जाएगा। और ये सोचते हुए उसने एक मैसेज कर ही दिया, आरोही, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप। क्या अभी भी नाराज हैं। तुरंत तो नहीं, लगभग आधे घंटे के बाद अनिरुद्ध का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग। आरोही ने फटाफट मोबाइल उठाकर देखा और मैसेज का जवाब देखने लगी। अब वो इसी इंतजार में ही बैठी थी कि उधर से जवाब आए, तब वो अपने मन की बात बोलेगी और सॉरी भी कह देगी। उसने कहा, बस गुड मॉर्निंग, मैंने और भी कुछ पूछा है, बताइए। अनिरुद्ध, क्या। आरोही, यही कि आप अभी तक नाराज हैं। अनिरुद्ध, नहीं तो। आरोही, मैं सब समझती हूँ, आप नाराज ही हो, तभी तो कल से आपने बस एक या दो शब्दों में ही बात की है। अनिरुद्ध, अच्छा तुम सब समझती हो, क्या सच में मैं नाराज हूँ। ये समझ में आया तो क्या ये समझ नहीं आया कि क्यों नाराज हूँ। क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा। आरोही के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। उसे बस बुरा लग रहा था कि अनिरुद्ध उसे गलत क्यों समझ रहे हैं। वो इतना कुछ कहने वाली थी अनिरुद्ध से, पर उसके हाथ ने तो टाइप करना ही बंद कर दिया था। आखिर वो लिखे भी तो क्या लिखे। वो कुछ ऐसा नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध उससे ज़्यादा नाराज हो जाए, इसलिए बस वो एक ही शब्द लिख पाई, सॉरी। अनिरुद्ध, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। देखो आरोही, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं ज़िंदगी को खुले बाहों से जीता हूँ, जो मन करता है वो करता हूँ। मेरा तो यही मानना है
कि ज़िंदगी को बिंदास होकर जियो, और मैं अपनी वाइफ में भी यही क्वालिटी देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरी तरह खुलकर जिए, मेरे साथ वक्त बिताए और बिना झिझक अपने मन की बात मुझसे करे। अगर उसे प्यार है तो प्यार जताए, गुस्सा है तो गुस्सा जताए। आरोही चुपचाप उसके मैसेज पढ़ती जा रही थी, क्योंकि पहली बार आज अनिरुद्ध इतनी सारी बातें उसको सुना रहा था। आज से पहले उसने इतनी सारी बात कभी नहीं बोली थी। अनिरुद्ध ने फिर से मैसेज किया, तुम तो मुझसे बात करने से डरती हो, मुझसे मिलने से डरती हो। अगर फ़ोन पर बात करने को कहूँ तो मना करती हो। हम शादी के बारे में सोच रहे, पर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त नहीं बिताएंगे, तब एक दूसरे को कैसे जानेंगे? अब तुम ही बताओ। आरोही के पास बिल्कुल ही शब्द नहीं थे। वो क्या बोलती उसे खुद पता नहीं था, पर अनिरुद्ध की नाराजगी उसे जायज लग रही थी। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, पर नेक्स्ट टाइम जब बोलेंगे तब मिलूंगी। अनिरुद्ध, आरोही तुम बार बार सॉरी मत बोलो प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने कुछ गलत किया, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, बस मेरे कुछ अपने एक्सपेक्टेशन हैं। और हाँ, तुम्हें मन नहीं है तो मैं दोबारा अब कभी मिलने को नहीं कहूँगा, क्योंकि लाइफ को ज़बरदस्ती नहीं जीना चाहिए। तुम्हें जो पसंद है, तुम जैसे जीना चाहती हो वैसे जियो। आरोही, हम। अनिरुद्ध, अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, बहुत काम है मुझे, बाय। आरोही, बाय। आरोही आज सोचने पर मजबूर थी कि अनिरुद्ध को मुझसे कितनी उम्मीदें थीं। मैं उनकी किसी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। वो सोचने लगी कि उन्होंने जो भी बोला, मैं तो सब महसूस करती हूँ उनके लिए, और उनको बताना भी चाहती हूँ, पर हिम्मत ही नहीं हो पाई कि उनको बता सकूं। मैं तो बस इतना चाहती थी, अब अनिरुद्ध जल्दी से उनके घर पर सबको बता दे, और अगली बार जब भी हम मिलें तो पूरे परिवार के साथ मिलें। अपने दिल की बात भला वो कैसे बताती? उसे ना तो अपने दिल की बात बताना आता, और ना ही उसके दिल में क्या है ये जाहिर करना आता। बस जो उसके करीब थे वही उसको जानते थे कि आरोही शांत स्वभाव की है, पर अपने चाहने वालों की जान है, और उन पर हक से प्यार जताती भी है। लेकिन शायद अनिरुद्ध और आरोही का रिश्ता इतना मजबूत नहीं बन पाया था कि अनिरुद्ध आरोही के मन की बात समझ पाए, और आरोही उस पर अपना प्यार जाहिर कर पाए, अपना प्यार जता पाए। एक तरफ जहां अनिरुद्ध आरोही के समय ना देने और उसके ना मिलने से परेशान होकर उसे सब खुलकर बोल देता है, वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध की बातें जानकर आरोही खुद में बहुत बुरा महसूस करती है कि काश वो अनिरुद्ध को बता पाती कि वो अनिरुद्ध को बहुत पसंद करती है और प्यार जताना भी चाहती है, पर उसे इंतजार है तो इस बात का था कि कब दोनों के परिवार में बात हो जाए, और तब आरोही पूरे हक से अनिरुद्ध पर अपना प्यार जता सकेगी। लेकिन अभी वो ये सब अनिरुद्ध को खुलकर नहीं बता पाई थी। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं मिटाते हैं, तुम ही से प्यार करते हैं, तुम ही से ही क्यों छुपाते हैं। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता। आरोही इसी उधेड़बुन में पड़ी हुई थी कि तभी रितिका उसके पास आकर बोली, क्या बात है आरोही? आरोही का ध्यान झटके से रितिका की तरफ गया। वो बोली, क्या क्या कहा? रितिका, यही तो। आरोही, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। रितिका, यही तो मैं कहना चाहती हूँ, आजकल तू ज़्यादा ही खोई खोई सी रहने लगी है। 2 दिन ठीक रहती है और फिर वही हाल। कोई बात है क्या? आरोही, ये तुम क्या कह रही हो रितिका? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रितिका, नहीं यार, मुझे साफ दिख रहा है कि कुछ बात है जिसे लेकर तू परेशान है, पर अगर तू बताना नहीं चाहती तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, पर अगर तू चाहे तो बिना झिझक मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती है। आरोही रितिका का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, थैंक्स यार, पर सच में बात इतनी भी बड़ी नहीं है, मैं खुद ही संभाल लूँगी। और हाँ, अगर कभी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो तुझे ज़रूर बताऊँगी। तभी पीछे से अनुज, उनके ऑफिस में काम करता था, ने आकर बताया कि बॉस ने सबको उनके केबिन में बुलाया है। सब उनके केबिन में जाते हैं तो उन्हें कोई न्यू प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, और उसे हैंडल करने के लिए 5 लोगों की टीम तैयार की जाती है, जिसमें आरोही भी सिलेक्ट होती है। केबिन के बाहर आकर रितिका, अरे वाह आरोही, अब तो पार्टी बनती है, तुझे न्यू प्रोजेक्ट मिला है, शायद अब तेरा मूड ठीक हो जाएगा। अब तो तू खुश है ना? आरोही, हाँ जरूर, तू जब बोले पार्टी मिल जाएगी, तूने सही कहा, खुश तो मैं हूँ,
पर साथ में डर भी लग रहा कि मैं ये सब कैसे हैंडल करूँगी। रितिका, उफ ये लड़की, तुझे तो बस टेंशन लेने का बहाना चाहिए। ये तो तुझे भी पता है और मुझे भी कि तू ये काम अच्छे से ही करेगी। हाँ, थोड़ी टेंशन रहती है पर तू कुछ ज़्यादा ही ले रही है। सब ठीक से हो जाएगा, डोंट वरी आरोही, हम होप सो। फिर दोनों अपने डेस्क पर चले जाते हैं। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वो घर पहुंचती है और थोड़ा रेस्ट करती है, पर अनिरुद्ध की बातें उसे याद आ रही थीं। वो बस चाहती थी कि अनिरुद्ध फिर से पहले की तरह ही उससे बात करने लगे और दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाए। वो तो बस भगवान से दुआ कर रही थी कि उसके और अनिरुद्ध के बीच सब ठीक हो जाए। उसने रात में अनिरुद्ध से बात करने की सोची, पर बहुत इंतजार करने के बाद भी आज अनिरुद्ध ऑनलाइन नहीं आया। आरोही मायूस होकर सो गई। सुबह आरोही अपने ऑफिस पहुंची और अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, पर रह रहकर उसे अनिरुद्ध की बातें याद आ रही थीं और उससे बात न हो पाना उसे बहुत खल रहा था। अनिरुद्ध और आरोही को मिले 2 महीने होने को आए थे, पर उनका रिश्ता मजबूत होने के बजाय टूटता हुआ नजर आ रहा था। दोनों के बीच एक दूरी सी आ रही थी। आरोही ना चाहते हुए भी ये रिश्ता खत्म होता हुआ महसूस कर रही थी। वो बहुत परेशानी में थी। एक तरफ अनिरुद्ध था जिसका साथ उसके लिए बहुत मायने रखता था। वो नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध उससे दूर हो जाए, और दूसरी तरफ उसका नया प्रोजेक्ट था जिसमें उसको अपना बेस्ट करके दिखाना था, जो उसके जॉब में प्रमोशन में हेल्प करता। पर ये सारी परेशानी वो किसी को बता नहीं सकती थी। इन सब का सामना उसे खुद ही करना था। 2 दिनों बाद नया साल आने वाला था। आरोही ने सोचा शायद नया साल उसके लिए गुड न्यूज लेकर आएगा और सब ठीक हो जाएगा। दिसंबर महीने के आखिरी दिन की रात वो इंतजार कर रही थी कब रात के 12 बजे और वो अनिरुद्ध को सबसे पहले न्यू ईयर विश करे। 12 बजते ही उसने अनिरुद्ध को न्यू ईयर विश किया। उसने लिखा, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अनिरुद्ध जी। आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। और इस मैसेज के साथ वो स्माइली भी सेंड करती है। अनिरुद्ध ऑनलाइन नहीं था। वो ये सारे मैसेज पढ़कर रिप्लाई करता है, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। आरोही ने पूछा, इतनी रात आप क्या कर रहे हैं? अनिरुद्ध, आज न्यू ईयर पर घर के सारे लोग वीडियो कॉल पर हैं। मम्मी और मेरी दोनों दीदी सभी बातें कर रहे हैं। आरोही, ओह बहुत अच्छी बात है, सारी फैमिली एक साथ है। अच्छा ठीक है, तब मैं आपसे कल बात करती हूँ। अभी आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए। अनिरुद्ध, हाँ ठीक है। आरोही अनिरुद्ध के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर उसकी फैमिली टाइम के बदले नहीं, इसलिए वो ऑफलाइन हो गई। सुबह उठने के बाद आरोही ने सबसे पहले अनिरुद्ध को गुड मॉर्निंग मैसेज किया और फिर से न्यू ईयर विश किया। शायद अभी अनिरुद्ध ऑनलाइन नहीं था, इसलिए कोई जवाब नहीं आया। फिर आरोही घर पर सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। पायल और अक्षर भी न्यू ईयर विश करते हैं। आरोही सुबह पूजा करती है और भगवान जी से विश करती है कि न्यू ईयर पर उसकी ज़िंदगी में चल रही उलझनों को सॉल्व कर दें। फिर आरोही और उसकी माँ सबके पसंद के छोले भटूरे बनाते हैं, जिसको खाने के बाद पायल और अक्षर तो तारीफ करने लगते हैं। पायल कहती है, अरे वाह मम्मी, आज का स्पेशल नाश्ता करके तो मज़ा ही आ गया। काश हर दिन न्यू ईयर होता तो हमें हर दिन स्पेशल खाने को मिलते। इस पर अक्षर उसकी खिंचाई करते हुए कहता है, हाँ मम्मी, इस भुक्कड़ को तो बस खाने के ही सपने आते हैं। इसके खाने के लिए अब हर दिन न्यू ईयर मनाना होगा। हे भगवान, इसे कुछ बुद्धि दीजिए, भूख नहीं। ये सुनकर सभी को हंसी आ गई और पायल शक्ल बनाकर कहती है, मम्मी देखो ना भैया को, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। और फिर अक्षर को अकड़कर कहती है, मेरे कारण ही ये स्पेशल डिश खा रहे हो, खाओ खाओ और थैंक यू बोलो मुझे। अक्षर उसके गुस्से को शांत करने के लिए कहता है, हाँ हाँ थैंक यू। विनीता, अरे तुम दोनों लड़ाइयाँ बंद करो और चुपचाप से खाओ। आज सबकी छुट्टी थी, इसलिए सब घर पर ही थे और ऐसे छोटी नोक झोंक का मजा ले रहे थे। और आरोही भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। साथ में जब भी उसको मौका मिलता वो अनिरुद्ध को भी मैसेज कर देती थी और थोड़ी देर बातें कर लेती थी, जैसे आज क्या कर रहे हैं, आज न्यू ईयर पर क्या प्लान है, घर पर सभी क्या कर रहे हैं, उनकी दोनों दीदी कैसी हैं। अनिरुद्ध भी आरोही से बात कर रहा था और उसके सवालों के जवाब देता। शाम को आरोही ने अनिरुद्ध को मैसेज किया, फ्री होते ही मुझे मैसेज कीजिए। अनिरुद्ध का रिप्लाई भी आ गया, हाँ बोलो मैं फ्री हूँ। आरोही थोड़ी एक्साइटेड होकर बोली, मेरे पास आपके लिए कुछ है।
पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। अनिरुद्ध, क्या है बताओ, तभी तो बताऊंगा पसंद आया या नहीं। आरोही ने अनिरुद्ध को कुछ पिक्चर कोलाज बनाकर सेंड किया। अनिरुद्ध, ये तो मेरी पिक्चर है जो मैंने तुम्हें सेंड किए थे। आरोही, हाँ, मैंने सारे पिक्चर्स की कोलाज बना दी। आपको कैसी लगी? अनिरुद्ध, बहुत ही अच्छी है, पसंद आई मुझे। आरोही बहुत खुश होती है कि अनिरुद्ध को आरोही का उसके लिए कुछ करना पसंद आया। और इस तरह आज का दिन बीत रहा था। रात होने पर डिनर के बाद आरोही ने अनिरुद्ध को मैसेज किया और कहा, थैंक यू सो मच अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध, थैंक यू किस बात के लिए? आरोही, आज का मेरा दिन स्पेशल बनाने के लिए। अनिरुद्ध, मैंने स्पेशल बनाया, वो कैसे? आरोही, आपने बनाया स्पेशल, टाइम जो मुझे दिया तो बन गया ना मेरा दिन स्पेशल। अनिरुद्ध, ओह ये बात है। आरोही, और एक बात कहनी थी आपसे। अनिरुद्ध, क्या? बोलो। आरोही, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आज के टाइम पर कोई किसी से इतने अच्छे से बात नहीं करता जैसे आप करते हैं। आज की दुनिया तो बहुत मतलबी बन गई है, पर आप एक दोस्त की तरह हमेशा मुझसे अच्छे से बात करते हैं, जिससे मुझे कभी भी आपके साथ अनजाना सा महसूस नहीं होता है। अनिरुद्ध, अच्छा अच्छा, पर ये कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं हो गई? मैं तो सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। वैसे तुम भी तो बहुत अच्छी हो। आरोही को बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे उसे अपना पुराना अनिरुद्ध वापस मिल गया। उसे लगने लगा जैसे अब उसके अनिरुद्ध के बीच सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन ऑफिस जाना था। आरोही ऑफिस के लिए तैयार होकर अक्षर के साथ निकल गई। ऑफिस में वो अपना पूरा ध्यान नए प्रोजेक्ट पर दे रही थी ताकि वो बेहतरीन काम कर सके। देखते देखते 2 दिन बीत गए और इन दिनों उसके और अनिरुद्ध के बीच हल्की बातें होती रहीं। पर तीसरे दिन अनिरुद्ध ने आरोही को मैसेज किया कि वो कुछ फैमिली रीजन से अपनी मम्मी के साथ बाहर जा रहा है, इसलिए 2-3 दिनों के लिए उससे बात नहीं हो पाएगा और वो भी उसे मैसेज ना करे क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ होगा। आरोही ने जब ये मैसेज देखा तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उसने मैसेज किया, आप फिक्र मत करिए, मैं मैसेज नहीं करूंगी, आप आराम से जाइए और अपना काम पूरा करके आइए। अनिरुद्ध ने वापस रिप्लाई किया, थैंक यू, बाय। आरोही ने भी बाय बोल दिया, पर उसके मन में एक डर सा बैठ गया कि शायद इस बार अनिरुद्ध गया तो वापस उससे कभी नहीं मिलेगा। उसके मन में ऐसे ख्याल बार बार आने लगे कि अब अनिरुद्ध वापस उससे कभी नहीं मिलेगा। आरोही तो बस ये 2 दिन बीतने का इंतजार करने लगी। पिछली बार जब अनिरुद्ध 2 दिन बोलकर गया था तो 4 दिनों तक उसने कोई मैसेज नहीं किया था। बाद में आरोही के मैसेज करने पर ही उसने रिप्लाई किया और उसके बाद उसके दिल की बातें सामने आ गई थीं। इसलिए आरोही सोच रही थी कि कहीं इस बार भी अनिरुद्ध उससे दूर जाने के लिए ही तो ये सब बोल रहे होंगे। तब वो क्या करेगी? क्योंकि शायद अगर इस बार अनिरुद्ध ने वापस आने के बाद रिप्लाई नहीं किया तो आरोही भी दोबारा अनिरुद्ध को मैसेज नहीं कर पाएगी। उसे लग रहा था कि शायद अनिरुद्ध उसका दिल नहीं दुखाना चाहते, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं ताकि आरोही खुद ही समझ जाए कि अब वो आरोही से बात नहीं करना चाहते हैं। इन 2 दिनों में आरोही ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था और इंतजार कर रही थी कि कब अनिरुद्ध वापस आएंगे और उसे एक मैसेज करेंगे ताकि उसके मन का डर खत्म हो जाए। पर शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बीतने के बाद आरोही सोच रही थी शायद आज अनिरुद्ध का मैसेज आएगा, पर शायद उसका डर सही निकला। अनिरुद्ध का कोई मैसेज नहीं आया। उसकी चिंता बढ़ रही थी। उसने एक दिन और वेट करने का सोचा। अगले दिन भी काफ़ी वेट करने के बाद कोई मैसेज नहीं आया। आरोही अपने डर को सच में बदलते देख रही थी। फिर भी वो खुद को तसल्ली देने के लिए सोची, आज तो पूरा दिन है, शायद उनको आने में टाइम लग गया होगा क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ है ना, इसलिए उसने रात तक का वेट करने का सोचा। रात में डिनर के बाद उसने सोने से पहले अपना फ़ोन चेक किया तो उसके होश ही उड़ गए। अनिरुद्ध ने उसे अनफ्रेंड कर दिया था। आरोही की आंखें भर आईं। वो अपने आंसू छुपाना चाहती थी, इसलिए वॉशरूम में चली गई। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। सोचने लगी आखिर उसका डर सही निकला। अनिरुद्ध उससे बात नहीं करना चाहते थे, अब अनिरुद्ध उससे कभी बात नहीं करेंगे। आरोही ने जब देखा कि अनिरुद्ध ने उसे अनफ्रेंड कर दिया है तब जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके हाथ से अनिरुद्ध का हाथ छूट गया। उसकी आंखें भर आईं और उन आंसुओं को छुपाने के लिए वो अपने वॉशरूम में चली गई। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। उसके दिल का दर्द
आंखों से आंसू बनकर बह रहे थे। ना ही दिल का दर्द कम हो रहा था और ना ही आंसू थमने का नाम ले रहे थे। वो तो बस रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद जल्दी से उसने अपने चेहरे पर पानी डाला और चेहरा पोंछते हुए अपने रूम में चली गई। जैसे ही वो बेड पर सोने के लिए जाने लगी, विनीता ने उससे पूछा, आरोही बेटा सब ठीक तो है ना? आरोही कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसने जवाब दिया, हम, और अपने बेड पर सो गई। आज शायद उसे नींद भी नहीं आने वाली थी। पहली बार उसका दिल टूटा था और वही टूटे दिल के टुकड़े उसे दर्द दे रहे थे। ना चाहते हुए भी उसे अनिरुद्ध से लगाव हो गया था और अब अनिरुद्ध उससे दूर जा चुका था। उसे ये एहसास हो गया था कि अब वो अनिरुद्ध से कभी नहीं मिल पाएगी। यही सोच सोच कर उसकी आंखें भर जा रही थीं। वो बार बार चुपके से अपने आंसू पोंछती और बार बार उसकी आंखें आंसू से भर जातीं। आरोही के लिए एक भयानक रात थी, क्योंकि इस रात में उसने वो खो दिया जिसके साथ वो अपना आने वाला कल देख रही थी, उसके साथ अपनी दुनिया सजा रही थी। पर उसे कहाँ पता था कि वो उसे इस तरह अकेला छोड़कर चला जाएगा। रात के बाद सुबह तो हो गई, पर आरोही के मन का अंधेरा कब खत्म होगा ये तो उसे भी नहीं पता था। सुबह उठकर वो सीधा नहाने चली गई। फिर वो किचन में आकर नाश्ता बनाने में अपनी माँ की मदद करने लगी। विनीता ने उससे पूछा, बेटा सब ठीक है ना? आरोही अपनी नज़रें विनीता से चुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो विनीता से कुछ नहीं छुपा सकती। उसने सब्जी काटते हुए कहा, हाँ मम्मी। विनीता, सब ठीक है, तो तू रात में इतनी देर से क्यों सोई? तू तो बस करवटें बदल रही थी। आरोही की आंखें फिर से भर आई थीं, क्योंकि अनजाने में विनीता ने उसके दुख को हरा कर दिया था। आरोही खुद को काबू में करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसके आंसू छलक ही आए। विनीता ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ आरोही बेटा, ये आंसू क्यों तेरी आंखों में? आरोही ने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा, वो मम्मी आंखों में पानी आ गया, ये प्यास से मेरी। विनीता, ओह, तेरे आंसू देखकर तो मैं डर ही गई कि तुझे क्या हो गया। तभी उधर से पायल की आवाज आई और आरोही से मजाक करते हुए कहने लगी, अरे दी, अपने ये कीमती आंसू बचाकर रखो, अपनी विदाई पर खर्च करना। आरोही ने कुछ नहीं कहा, बस फीकी सी हंसी हंस दी। विनीता, ये क्या है पायल, सुबह ही अपनी दी को परेशान करने लगी। अब जा यहाँ से, हमें काम करने दे। पायल, हाँ माँ, जा रही हूँ। तुम तो हमेशा अपनी प्यारी बेटी की ही साइड लेती हो, कभी मेरी भी साइड ले लिया करो। विनीता, मैं सबकी साइड हूँ, आरोही की शादी के बाद तेरी ही साइड लूंगी। इतनी बातें कर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। आरोही के ऑफिस का समय हो रहा था। वो अपने ऑफिस को निकल गई। ऑफिस में जाकर वो अपने डेस्क पर बैठी सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्यों किया अनिरुद्ध ने। अगर उन्हें बात नहीं करनी तो साफ साफ बोल देते, या फिर वो बता भी सकते थे कि वो अब मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं और मुझसे दूर जाना चाहते हैं। मैंने तो कभी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की थी उनके साथ कि उनको इस तरह जाना पड़े। आखिर ये सब क्यों किया अनिरुद्ध ने? और सब सोच सोच कर उसे बहुत दुख हो रहा था। वो एक बार, बस एक बार अनिरुद्ध से बात करना चाहती थी। वो अनिरुद्ध से पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, इस तरह से उसे अनफ्रेंड कर दिया क्यों, उसने इसका मतलब क्या है। पर आरोही मजबूर थी। वो फिर से अनिरुद्ध को मैसेज नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब ये बात इतनी छोटी नहीं रह गई थी कि उसके एक मैसेज से सब ठीक हो जाए। और आरोही मैसेज भी क्यों करती जब सामने से उसे अनफ्रेंड कर दिया गया हो, क्योंकि इसका मतलब तो यही निकल रहा था कि अनिरुद्ध उससे अब कभी बात नहीं करना चाहता था। आरोही की आंखें भर आईं। उसने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए और अपना काम करने लगी। पर उसने मन में बार बार अनिरुद्ध का ख्याल आ रहा था, जो उसे परेशान किया जा रहा था। ऐसे में वो अपना पूरा ध्यान काम पर नहीं लगा पा रही थी। घर पर भी वो गुमसुम सी रहने लगी। वो तो बस ख्यालों में ही गुम रहती थी। पर उसे डर था कहीं उसकी माँ उसे इस तरह देखकर सब समझ ना जाएं। इसीलिए वो विनीता के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती और उससे आंखें चुराती रहती थी, ताकि उसकी माँ उसकी आंखों में उसका दुख ना पड़ ले। अब तो जैसे आरोही के आंसू उसके साथी बन गए थे, जो अकेले में निकल जाते थे। ऐसे में इनको छुपाने के लिए वो खुद को सबसे दूर रखने लगी थी, चाहे घर हो या ऑफिस। वो ऑफिस में भी सबसे कम मिलने लगी।
और घर पर अपने रूम में बैठी फाइल्स के बीच काम करती रहती थी। देखते देखते 10-15 दिन बीत गए। विनीता को आरोही की हालत ठीक नहीं लग रही थी, पर आरोही ने उससे कहा था कि ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिला है जिस पर वो काम कर रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला था। पर जब उससे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं गई, तब उसने आरोही से पूछा, क्या बात है आरोही, पिछले कुछ दिनों से तू ज़्यादा ही परेशान लग रही है। तेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, ऐसे में तो तेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इतना भी क्या काम करना बेटा, तू अपना भी तो ध्यान रख। मुझे तेरी चिंता हो रही है। आरोही को बुरा लग रहा था कि उसके कारण उसकी माँ भी परेशान हो रही है। उसने कहा, नहीं माँ, बिल्कुल परेशान ना होइए, बस कुछ दिनों की बात है। ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ठीक हूँ माँ। दूसरे दिन ऑफिस में बैठे बैठे आरोही अपना काम कर रही थी। उसे अनिरुद्ध की बात याद आ रही थी और उसे याद करते ही आरोही की आंखें फिर से भर आईं। वो ऑफिस के बॉस रूम में जाकर अपना फेस वॉश करती है, बाहर आती है, सामने रितिका मिलती है। वो कहती है, हाय आरोही, बहुत बिजी हो आजकल। आरोही कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हें तो पता ही है, बस प्रोजेक्ट की थोड़ी टेंशन है। रितिका, थोड़ी टेंशन? तेरे चेहरे पर तो बहुत सारी टेंशन दिख रही है। इतनी ज़्यादा परेशानी में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। इतने सारे प्रोजेक्ट हमने साथ में किए हैं, उल्टा तुम तो एक्साइटेड रहती थी काम को लेकर, और आज तुमको देखकर नहीं लग रहा तुम वही आरोही हो। ऐसी भी क्या बात है? इफ़ यू डोंट माइंड, घर पर कुछ हुआ है क्या? तू मुझे बता तो सही, शायद मैं तेरी कुछ हेल्प कर पाऊँ। आरोही, नहीं रितिका, डोंट वरी, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए ज़्यादा टेंशन है बस। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने डेस्क पर जाकर बैठती है और ठंडे दिमाग से सोचती है, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं बस अपनी ही दुनिया में खोई हुई हूँ। मैं बस अपने दुख को ही देख रही हूँ, पर उनका क्या, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरी इतनी फिक्र करते हैं। घर पर मम्मी मुझे इस तरह से देखकर परेशान हैं, तो यहाँ रितिका को भी एहसास हो रहा है कि मैं परेशान हूँ। फिर वो सोचती है, नहीं, ये मैं सही नहीं कर रही। मैं एक ऐसे इंसान को याद करके दुखी हो रही हूँ जिसे मेरी कोई परवाह नहीं है, और जिन्हें मेरी परवाह है उनसे मैं नज़रें चुरा रही हूँ। नहीं, अब मैं उसे याद नहीं कर सकती जिसने जाने से पहले मुझसे एक बार भी बात करना ठीक नहीं समझा। हाँ, मैं जानती हूँ कि उनकी अपनी उम्मीदें थीं, पर इसका मतलब ये तो नहीं वो मुझे इस तरह बिना कुछ बताए चले जाएंगे। कम से कम हमारे बीच इतना तो रिश्ता बन ही गया था। अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे तो मुझे एक बार बोल ही देते। वो अपने आंसुओं को पोंछती है और फैसला करती है कि अब वो अनिरुद्ध को कभी याद नहीं करेगी, उसे भूलने की हर कोशिश करेगी। हाँ, उसे भूलना इतना आसान नहीं होगा, पर वो अपनों के लिए इन आंसुओं को अपने सीने में दफन कर देगी। और ये सोचकर उसने अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा दिया। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा काम पर ध्यान देने लगी ताकि उसे अनिरुद्ध को याद करने का समय ही ना मिले। घर पर भी वो अपने भाई बहन के साथ समय बिताने लगी, जिससे वो बेहतर महसूस करने लगी। पर अब भी रात में उसे अनिरुद्ध की यादें जकड़ लेती थीं और वो बड़ी मुश्किल से खुद को आज़ाद करती थी। उसे भूलकर सोने की कोशिश करती। 1 महीने बाद उसके प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन था। सभी लोग बहुत ही नर्वस थे। आरोही भी थोड़ी नर्वस थी। सबने बहुत तैयारी की थी इस दिन के लिए और सबसे बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन भी दिया। आरोही ने भी अपना काम बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया और ये मीटिंग भी सक्सेसफुल रही। ऑफिस में सभी लोग बहुत खुश थे। उन्होंने एक छोटी सी पार्टी का अरेंजमेंट ऑफिस के सामने वाले कॉफी शॉप पर किया। सभी वहां पार्टी के लिए पहुंच गए। सभी एंजॉय कर रहे थे। आरोही भी गई थी और वो और रितिका सभी बातें कर रहे थे और पिज्जा का लुत्फ उठा रही थी। तभी अचानक आरोही के कानों में एक आवाज़ गूंजी और वो चौंक गई। पास की टेबल पर 2 लोग कॉफ़ी के लिए आए थे। शायद 2 दोस्त थे। उनमें से एक ने दूसरे को उसके नाम से बुलाया, अरे अनिरुद्ध, जल्दी करना यार। अनिरुद्ध का नाम सुनते ही जैसे आरोही शौक हो गई और पीछे मुड़ने से घबराने लगी कि कहीं ये उसका अनिरुद्ध तो नहीं। पर वो देखना चाहती थी, इसलिए वो किसी बहाने से उठी और मुड़कर देखने लगी। पर वो कोई और इंसान था, वो अनिरुद्ध नहीं जिसके बारे में वो सोच रही थी। पार्टी के बाद आरोही ने अपने भाई और बहन के लिए भी पिज्जा पैक करवाया और घर को निकल गई। घर पर पायल और अक्षर बहुत खुश हुए और अपनी आरोही दी की बहुत सारी तारीफ की। फिर सबने पिज्जा एंजॉय किया।
बाद में आरोही अकेली बैठी सोच रही थी, उसके नाम से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्यों मैं उसका नाम सुनते ही घबरा जाती हूँ? क्यों उसका नाम सुनते ही मेरे मन में हलचल होने लगती है? क्यों एक उम्मीद सी जाग जाती है? फिर वो कुछ सोचकर खुद में तय करती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसका नाम तक मेरे जहन में नहीं आना चाहिए। मैं उसे याद भी क्यों करूं, जिसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखती। आरोही ने ठीक ऐसा ही किया। वो आखिरी दिन था जब उसने अनिरुद्ध के बारे में सोचा था। उसके बाद उसने कभी भी अनिरुद्ध की यादों को अपने मन तक पहुंचने ही नहीं दिया। उसे अपने और अनिरुद्ध के उसके 2 महीने के रिश्ते को भूलने में लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय लग गया, पर उसने अनिरुद्ध की याद को अपने दिलो दिमाग से दूर ही कर दिया। वो अब अपनी पहले वाली लाइफ जीने लगी। वो पहले की तरह ही अपने काम और घर के लोगों के बीच खुश रहने लगी। लगभग 6 महीने बाद अनिरुद्ध और आरोही को अलग हुए 6 महीने बीत चुके थे। आरोही ने अपने दिल से अनिरुद्ध का ख्याल तक निकाल दिया था। हाँ, कभी कभी किसी बात पर उसकी याद आ जाती थी, पर वो उसे खुद पर हावी नहीं होने देती थी। वो तुरंत उसकी यादों से खुद को दूर कर देती थी। एक दिन जब वो ऑफिस से घर पहुंची, तब अक्षर बाहर बैठा अपने मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था और पायल किचन में माँ के साथ थी। दोनों कुछ बातें कर रही थीं। जब आरोही किचन में आई तो पायल ने माँ को चुप करा दिया और खुद भी चुप हो गई। आरोही को थोड़ा अजीब लगा तो उसने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? इससे पहले कि उसकी माँ कुछ बोलती, पायल ने फटाफट कहा, नहीं, आपको क्या हुआ दी? कुछ नहीं आरोही, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हें देखकर लग रहा कुछ गड़बड़ है। पायल, आपको तो मुझ में हमेशा ही गड़बड़ लगता है, ये नई बात थोड़ी है। आप पानी लेने आई थी ना, तो पानी लेकर जाओ। मेरा और मम्मी का मूड नहीं है अभी बात करने का। आरोही को समझ आ गया कि पायल के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, इसलिए उसने अक्षर से पता करने की सोची और उसके पास चली गई। अक्षर के पास जाकर उसने पूछा, अक्षर एक बात तो बता, ये पायल आज कुछ अलग सी हरकत कर रही है, क्या बात है? तुझे कुछ पता है क्या? अक्षर, आरोही दी, आई एम सॉरी, अगर मैंने कुछ बोला तो वो पायल की बच्ची आकर मुझसे झगड़ा करने लगेगी, इसलिए आप जाओ यहाँ से, मुझसे कुछ मत पूछो। आरोही ने बोला, मतलब कुछ तो बात है, बताना क्या बात है? अक्षर अपने मुंह पर ताले लगाने का इशारा करता है और चुप हो जाता है। आरोही उठकर कमरे में चली जाती है और सोचती है कि कुछ तो बात है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं, पर क्या? चलो इंतजार ही कर लेती हूँ, कुछ देर में पता चल जाएगा कि बात क्या है, क्योंकि इस पायल के पेट में कोई बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। फिर आरोही ऐसे बिहेव करने लगी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई उसे कुछ नहीं बता रहा है। वो बाहर रूम में आकर टीवी देखने लगती है। अक्षर भी वहीं बैठा हुआ था। तभी पायल और उसकी माँ भी आ जाते हैं। अक्षर पायल को इशारे करता है और इशारों में कहता है, आरोही दी को कब बताना है? पायल भी उसे इशारों में जवाब देती है, थोड़ी देर और रुक जाओ। दोनों एक दूसरे से इशारे कर रहे थे, जो आरोही चुपके से देख रही थी, पर वो कुछ नहीं बोली। उसे पता था अगर वो ध्यान नहीं देगी तो पायल खुद ही आकर बोल देगी। थोड़ी देर बाद हुआ भी ठीक वैसा ही। पायल टीवी के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, अब मुझसे ये बात हजम नहीं हो रही है। आरोही दी, आपके लिए एक सरप्राइज है। तभी अक्षर भी बोल पड़ा, मैं भी तो तब से बोल रहा कि अब बता दो, पर तू ही तो मना कर रही, ये बोलकर कि थोड़ा अच्छे से सरप्राइज देंगे। अब आ गई ना लाइन पर। आरोही देखकर हंसने लगी और कहने लगी, हाँ हाँ, मुझे पता था कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में और तूने सबको धमकी दे रखी होगी कुछ न बताने के लिए, पर मैं भी तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझे भी अच्छे से पता है तेरे पेट से बात कैसे निकालनी है। बस तुझे थोड़ा सा इग्नोर करो तो तू सब बता देती है। अब चल जल्दी से बता, क्या छुपा रही थी? पायल, ओहो, आप तो बहुत स्मार्ट निकली, लगता है मेरे साथ रहकर स्मार्ट बनती जा रही हो। आरोही, हाँ दादी अम्मा, अब बात बताने का कष्ट कर दीजिए। पायल हंसते हुए आरोही के पास गई और उससे कहा, दी, आपके लिए एक रिश्ता आया है। और फिर गाते हुए फिर से उसने कहा, सुन 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 दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन सुन सुन, लड़के में क्या है गुण, सुन सुन दीदी सुन। आरोही चौंक जाती है और उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, ये क्या कह रही है? फिर वो अपनी माँ के पास जाकर पूछती है, पायल क्या कह रही है मम्मी, क्या ये सच है? विनीता, हाँ आरोही, ये सच है।
तेरे पापा के एक दोस्त ने ये रिश्ता बताया है। वो लोग हमसे मिलना भी चाहते हैं, पर तेरे पापा ने कहा कि पहले तेरी मर्जी जान लें, फिर अगर तुझे पसंद आए तभी उनको मिलने के लिए बुलाएंगे। तभी पायल उधर से आती है और आरोही के पास आकर कहती है, क्या दी, मैं कितने अच्छे से आपको बता रही थी, आपने तो मजा ही किरकिरा कर दिया। आरोही, तू बता कम रही थी और नौटंकी ज्यादा कर रही थी। तू आराम से भी तो ये बात बता सकती थी ना, चल अब बता दे। पायल आरोही की खिंचाई करते हुए कहती है, ओहो, जानने की कितनी जल्दी पड़ी है आरोही दी को, जल्दी जल्दी बताने को कह रही हैं। आरोही, अच्छा तू नखरे ही करती रहे, मम्मी ही बता देंगी, अब तू रहने दे। पायल, अच्छा मैं बताती हूँ ना, लड़के का नाम अनिकेत चौधरी है, वो बैंक मैनेजर है। पापा के मोबाइल में उसकी फोटो भी है जो भाई ने ले ली थी, तो भाई आपको दिखा देंगे। और धीरे धीरे अनिकेत के बारे में उसने बहुत सी बातें बताई। उसकी फैमिली के बारे में बताया कि उसकी फैमिली में 4 लोग हैं, अनिकेत, उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन। फिर अक्षर ने उसे अनिकेत की तस्वीर दिखाई। अनिकेत देखने में सिंपल सा लड़का था, पर उसके बारे में जो भी बातें पता चली उससे वो एक रिस्पॉन्सिबल लड़का लग रहा था। आरोही का परिवार ऐसा ही था, सब एक दूसरे से बातें डिस्कस करते थे, तभी कोई डिसीजन लिया जाता था। और आरोही के लिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन था, इसलिए सब सोच समझकर सारे डिसीजन लेना चाहते थे। विनीता और रमेश जी भी आरोही को हर लड़के के बारे में बताते थे, ताकि उसकी ज़िंदगी का फैसला लेने में उसकी भी पूरी सहमति हो। रात के समय सब एक साथ डिनर कर रहे थे, तभी रमेश जी ने विनीता से पूछा, क्या उसने आरोही से अनिकेत के बारे में बात कर ली है और आरोही ने उसके बारे में क्या कहा। तब विनीता ने आरोही से पूछा, आरोही, क्या सोचा है तुमने अनिकेत को लेकर, क्या तुम मिलना चाहोगी। आरोही ने थोड़ा समय लेते हुए कहा, आप और पापा दोनों को जैसा ठीक लगे, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे मिलना चाहिए तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। विनीता ये बात सुनकर खुश होती है और कहती है, ठीक है, तो तेरे पापा उनसे बात करते हैं और उनसे 1 सप्ताह का समय लेकर उन्हें मिलने के बारे में पूछते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। इधर अक्षर और पायल दोनों आरोही की हाँ सुनकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और पायल धीरे से कहती है, अब तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, होने वाले जीजू आने वाले हैं। दूसरे दिन जब रमेश जी ने बात की तो उन्होंने 1 सप्ताह के बाद मिलने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। लगभग 1 सप्ताह बाद आज अनिकेत और उसकी फैमिली मिलने आने वाली थी। सुबह से ही सब उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। आरोही भी अपनी मम्मी के साथ खाने की तैयारी में लगी हुई थी। सारा काम खत्म करने के बाद विनीता ने आरोही से कहा, अब तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, पायल तुम्हारी मदद कर देगी। उसके आने में अभी 3-4 घंटे बाकी थे। आरोही भी फ्रेश होकर तैयार होने चली गई। पायल उसकी मदद कर रही थी। आरोही थोड़ी नर्वस थी और जब वो नर्वस होती तो कम बोलती थी। पायल ने उसे चुप देखकर कहा, दी, आप ज्यादा नर्वस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी आप तो सबसे बेस्ट हो, तो लोग तो आपको पसंद कर ही लेंगे। अब बात है आपकी पसंद की, आपको वो पसंद आते हैं या नहीं। अगर आपको वो पसंद आए तो हाँ करना, वरना आप ना कर सकती हो। आपको तो पता है आपकी खुशी में ही मम्मी पापा की खुशी है। आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक्स पायल, मुझे हिम्मत देने के लिए। आरोही तैयार हो गई। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी थी, उसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। पायल उसे देखकर कहती है, वाओ दी, आप तो बहुत ही अच्छी लग रही हो। देखना जीजू, मेरा मतलब होने वाले जीजू, आपको देखकर ही लट्टू हो जाएंगे। तभी विनीता कमरे में आती है और आरोही को देखकर कहती है, किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी को, कितनी सुंदर लग रही है। तभी पायल कहती है, सजाया किसने है, सब मेरा कमाल है। विनीता, हाँ, अब तू भी जाकर तैयार हो जा, उनका कॉल आया था कि वो लोग निकल चुके हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे बाद वो लोग आ गए, अनिकेत और उसके मम्मी पापा। इधर से उनका वेलकम रमेश जी और विनीता दोनों ने मिलकर किया। बाद में अक्षर आकर उनसे मिलता है। विनीता और अक्षर दोनों मिलकर उनके नाश्ते का इंतजाम करते हैं। थोड़ी देर बाद पायल आरोही को लेकर बाहर आती है। वो सबके सामने बैठती है। सबके बीच उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी, पर वो खुद को संभाले हुए थी। आरोही और उनके बीच कुछ बातें होती हैं और बाद में उन्होंने कहा, अब एक बार अनिकेत और आरोही को भी अकेले में थोड़ी देर बात कर लेनी चाहिए।
अब छोटे घर में वो अनिकेत को अंदर तो नहीं ले जा सकती थी, इसलिए अक्षर फटाफट उठा और बाहर बरामदे के एक कोने में 2 चेयर लगा दी। आरोही अनिकेत के साथ बाहर जाकर बैठ गई। दोनों चुप थे। कौन बात स्टार्ट करेगा, ये दोनों ही सोच रहे थे, पर सबसे पहले बोले कौन? आखिरकार अनिकेत ने ही पहल की और कहा, आप शादी के लिए तैयार तो हैं ना? तब आरोही ने कहा, जी बस मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अनिकेत, हाँ जरूर, आपके मन में जो भी है आप खुलकर बता सकती हैं। आरोही, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे भाई और बहन अभी छोटे हैं। मैं बस इतना चाहती थी, जब तक वो दोनों घर की जिम्मेदारी संभालने के काबिल ना हो जाएं, तब तक मैं घर की जिम्मेदारी उठाती रहूं, शादी के बाद भी। अनिकेत, बस इतनी सी बात? बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपनी मम्मी पापा की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं। ये तो हर बच्चे को करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। अनिकेत की ये बातें सुनकर आरोही को तसल्ली हुई। उसे अनिकेत की सोच अच्छी लगी। दोनों ने थोड़ी देर और बातें की और कमरे की तरफ चले गए। दोनों को देखकर अनिकेत की मम्मी ने कहा, आ गए तुम दोनों, अच्छे से बात हो गई? अनिकेत, हाँ माँ, हमारी बातें हो गईं, अब आप लोग बात कर सकते हैं। आरोही और पायल अपने कमरे में चली गईं। फिर सबने खाना पीना किया। खाने के बाद अनिकेत के पापा ने कहा, आरोही हमें बहुत ही पसंद आई, पर मेरे विचार से हमें थोड़ा समय चाहिए, हम आपको कल कॉल करके बताते हैं। रमेश जी, हाँ जरूर। उन सब के जाने के बाद इधर आरोही और उसकी फैमिली ने चैन की सांस ली। सच में एक लड़की के घर वालों के ऊपर कितनी परेशानी होती है, सिर्फ वो लोग ही समझ सकते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। और एक लड़की को कितने एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है, ये तो सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। फिर भी वो डट कर उनका सामना करती है। खैर, अब तो सबकी उम्मीद कल उनके फ़ोन कॉल पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि आरोही के मम्मी पापा को अनिकेत की फैमिली बहुत पसंद आई। जैसा लड़का और जैसी फैमिली की तलाश इतने दिन से रमेश जी कर रहे थे, अनिकेत और उसकी फैमिली उसमें बिल्कुल फिट बैठती थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि अनिकेत आरोही के लिए एक अच्छा लड़का है, जो उनकी बेटी को खुश रखेगा और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अब तो बस उनके हाँ का इंतजार था, और इंतजार करना बहुत ही मुश्किल था, पर एक रात का इंतजार तो करना ही था। पर यह आरोही की जिंदगी का फैसला है। हम उसके माँ बाप के हक से उसके लिए फैसला कर सकते हैं, पर हमारे साथ साथ उसे भी पूरा हक है कि वो अपने बारे में खुद ही फैसला करे। अब उसका जो भी फैसला हो, हमें उसका साथ देना है। अगर उसने हाँ बोला तब भी, और अगर ना बोला तब भी। विनीता, आप सही कह रहे हैं, उसकी मर्जी जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए चलकर उससे बात कर लेते हैं। आरोही दूर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो अपने मम्मी पापा को खुश होता देखकर इमोशनल हो गई और सोचने लगी, आज मम्मी पापा कितने खुश हैं, उन्हें ये रिश्ता पसंद है, पर फिर भी उन्हें मेरी मर्जी की फिक्र है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले जिनके लिए मेरी खुशी सबसे मायने रखती है। मेरी शादी के लिए ये कितने खुश हैं, इनकी खुशी को कैसे नज़रअंदाज कर दूं। आरोही रूम के अंदर चली जाती है। तभी रमेश और विनीता रूम में आते हैं। उनके कमरे में आते ही आरोही उन्हें देखकर ऐसे बिहेव करती है कि उसे कुछ नहीं पता, और उन्हें देखकर कहती है, अरे मम्मी पापा, आप दोनों एक साथ? कुछ ज़रूरी काम था तो मुझे बुला लेते। विनीता, कोई बात नहीं, जरूरी बात थी, इसलिए हम खुद ही चले आए। आरोही, हाँ मम्मी, कहिए ना, क्या बात है? विनीता आरोही का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, बेटा आरोही, तूने हमेशा हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, और हमें पता है आगे भी तू हमारा मान रखेगी। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें तेरी जैसी समझदार बेटी मिली है। लेकिन तुझे तो पता ही है, ये दुनिया का दस्तूर है कि बेटियों को एक न एक दिन शादी करके दूसरे घर जाना ही होता है। हम चाहे भी तुझे अपने पास नहीं रख सकते, पर तू शादी के बाद हमारी वही लाडली रहेगी जो अभी है। आरोही इमोशनल होते हुए, हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ आप और पापा हमेशा मेरा साथ देंगे। विनीता, बेटा, हम अनिकेत को लेकर तेरी मर्जी जानना चाहते हैं। क्या तुझे अनिकेत पसंद है? देख, अगर तुझे पसंद है तभी हम आगे बात बढ़ाएंगे, वरना हम उन्हें मना कर देंगे। आरोही, मम्मी पापा, आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरी भलाई किसमें है ये आप दोनों से बेहतर और किसे पता होगा। इसलिए आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। रमेश जी, हमें तो अनिकेत पसंद है, फिर भी बेटा हम तुझसे सुनना चाहते हैं कि तेरी क्या मर्जी है। आरोही,
अगर आप दोनों को अनिकेत पसंद है तो मुझे भी अनिकेत पसंद है। विनीता खुश होकर आरोही को गले लगा लेती है। फिर दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं। आरोही वहीं अपने बेड पर बैठी रही। उसे ये तो पता नहीं था कि उसे हाँ बोलनी चाहिए थी या नहीं, पर उसे ये जरूर पता था कि उसके हाँ बोलने से उसके मम्मी पापा के चेहरे पर जो खुशी आएगी उसे खोना नहीं चाहती। रमेश जी ने अनिकेत के पापा को कॉल करके अपने और आरोही की तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है, पर हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अनिकेत के पापा, जी बिना किसी झिझक के कहिए। रमेश जी, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी आरोही शादी के बाद भी अपनी जॉब जारी रखे। अनिकेत के पापा, रमेश जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। आपने आरोही को जितना प्यार से रखा है, हम भी आरोही को उतना ही प्यार देने की कोशिश करेंगे और आरोही जो चाहे वो कर सकती है। अगर वो शादी के बाद जॉब करना चाहती है तो हम उसे बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, बल्कि उसका साथ देंगे। और हमें तो बस आपकी बेटी आरोही चाहिए और कुछ नहीं। इसलिए आप बेफिक्र होकर इस शादी के बारे में सोचिए। दोनों ही परिवार बहुत खुश हुए और दोनों परिवार ने मिलकर जल्दी से जल्द शादी की तारीख तय करने का फैसला किया। आरोही के घर पर भी अक्षर और पायल को जब आरोही के फैसले के बारे में पता चला, तब दोनों अपनी दीदी के लिए बहुत खुश हुए। पायल तो खुशी से उछल पड़ी। सबको खुश देखकर आरोही को दिल को बहुत ही तसल्ली महसूस हुई, पर दिल में डर और घबराहट भी था। अब ये घबराहट तो हर लड़की को होती है। शादी से पहले उसे डर सा लगता है कि वो जहाँ जा रही है वहाँ वो कैसे खुद को एडजस्ट कर पाएगी। क्या उसे वैसा ही माहौल मिलेगा जैसे उसे यहाँ मायके में मिलता है। ये सारी उथल पुथल तो हर लड़की के दिलो दिमाग में चलती रहती है और आरोही भी उसी दौर से गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय की। मुहूर्त 2 महीने के बाद का निकला। सभी बहुत खुश हुए। दोनों ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। आरोही के घर पर दूसरे दिन से ही सभी शादी की तैयारियों में लग गए। अब तो हर दिन शादी की बातें होती और कुछ न कुछ काम निपटाया जाने लगा। सभी शादी में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दे रहे थे। अक्षर ने भी जिम्मेदारी ले ली थी। उसने अपने दोस्तों की मदद ली और कामों को निपटाने लगा। अब शादी के घर पर तो अनेकों काम होते हैं जो शादी तक पूरे ही होते रहते हैं। देखते देखते 2 महीने कब बीत गए और आरोही की शादी की रस्में भी शुरू हो गईं। आरोही ने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। पायल पूरे जोश से अपनी आरोही दीदी की शादी की रस्मों को यादगार बनाने में लगी हुई थी। उसने अपनी सहेलियों को बुला लिया था। आरोही ने भी अपनी शादी को खुशनुमा बनाने के लिए अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया, जिसमें रितिका भी थी। आरोही ने अपनी दोस्त अमृता को भी बताया, पर वो बेंगलोर से नहीं आ सकी, पर उसने वीडियो कॉल पर उसकी सारी रस्मों में हिस्सा लेने का वादा किया। पायल के एफर्ट से पूरे धूमधाम और मस्ती के साथ आरोही की हल्दी की रस्म की गई। उसके बाद बारी आई मेहंदी की रस्म की। पायल ने इस दिन को भी यादगार बनाने की बहुत सारी तैयारियां कर रखी थीं। पायल ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर डांस का अरेंजमेंट भी किया था। अपनी सहेलियों के साथ उसके नाच गाने ने रस्मों में जान डाल दी। सबने खूब मस्ती की। आरोही भी इमोशनल हो गई। बाद में पायल अपनी दीदी की मेहंदी देखने गई, जो बहुत ही खूबसूरत लगी थी। उसने आरोही की खिंचाई करते हुए मेहंदी लगाने वाली से कहा, जीजू का नाम जरा छुपाकर लिखना कि जीजू अपना नाम ढूंढते ढूंढते थक ही जाएं। ये सुनकर वहां बैठे सभी हंसने लगे। तभी वहां बैठी आंटी ने कहा, हाँ अभी खिंचाई कर ले अपनी बहन की, बहुत जल्दी तेरी भी बारी आएगी। और सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। बहुत ही अच्छे से ये सारी रस्में की गईं। रात होते होते सभी बहुत थक गए थे। पायल ने अपनी मम्मी को डिनर बनाने में हेल्प की। आरोही के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, इसलिए आज उसे विनीता अपने हाथों से खाना खिला रही थी। ये देख आरोही की आंखों में आंसू आ गए। विनीता ने उसके आंसू पोंछे और उसे दिलासा दिया कि वो अपना ख्याल रखे और इस पल को जी भर के जिए, क्योंकि ये दिन तो हर लड़की के जीवन में आता ही है। पायल भी ये देखकर इमोशनल हो गई। वो अपनी दीदी के गले लग गई और आरोही दी, आपकी बहुत याद आएगी। अब मैं किसके साथ लड़ाई करूंगी, किससे अपनी डिमांड पूरी करवाऊंगी। आरोही भी इमोशनल होते हुए बोली, ज्यादा चिंता मत कर, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही, यही हूँ, बस थोड़ी दूर जा रही। जब भी तुझे मेरी याद आए
तब कॉल कर देना। बाद में सभी अपना काम खत्म कर सोने के लिए चले गए। आरोही भी सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद कहाँ आ रही थी। वो अपने बेड पर तकिया लगाकर बैठ गई और अपने हाथों की मेहंदी को देखने लगी। उसके हाथों पर अनिकेत का नाम लिखा था। अनिकेत का नाम देखकर सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी कि उसने पहली बार किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोचा था, और वो था अनिरुद्ध। उसने अनिरुद्ध को लेकर थोड़े ही दिनों में न जाने कितने सपने देख लिए थे, पर वो अधूरे ही रह गए। पर आज वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाली है, और इस बार अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए उसने अपनी जिंदगी में अनिकेत को जगह दी है। अब तो भगवान से ही प्रार्थना है कि जिस जीवन साथी का इंतजार उसे था, अनिकेत में उसे वो ही हमसफर मिले। दूसरे दिन सुबह सब जल्दी ही उठ गए। सुबह के 8 बज गए थे, पर क्योंकि आरोही को रात में देर से नींद आई थी, इसलिए वो अभी तक सोई हुई थी। विनीता उसके पास जाती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। वो उसे उठाते हुए कहती है, उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। आज तुम्हारी जिंदगी का खास दिन है। आज तुम एक नए बंधन में बंधने वाली हो। आज तुम्हारी शादी के बाद तुम नए रिश्तों के साथ अपना नया सफर शुरू करोगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा मेरी बच्ची। चलो अब उठ जाओ, बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। तुम्हें भी तो तैयार होना है। आज तुम्हें सबसे प्यारी भी तो लगना है। चलो जल्दी से उठ जाओ। आरोही, हाँ माँ उठती हूँ, और वो उठकर फ्रेश होने चली जाती है। सभी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। रमेश जी और अक्षर बाहर का काम देख रहे थे। विनीता और पायल भी शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। अब ये तो सच है, शादी की तैयारियां आखिरी समय तक चलती रहती हैं, और जब घर में लड़की की शादी हो तो सबका ध्यान लगा रहता है कि तैयारियों में कोई कमी ना हो। दिन में आरोही के साथ कुछ रस्में की गईं, और फिर पायल आरोही को तैयार होने के लिए ले गई। आरोही को तैयार करने के लिए कुछ लड़कियां आई थीं। पायल ने उनसे कहा, आज आप लोग मेरी आरोही दी को इतना सुंदर सजाना कि सब देखते ही रह जाएं, और जीजू तो दी को देखकर उन पर फिदा ही हो जाएं। और फिर सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। आरोही भी थोड़ा शर्मा सी गई और बोली, पायल तू ज़्यादा परेशान मत कर, तुझे भी तो तैयार होना है, तू भी तैयार होना शुरू कर दे। तभी पार्लर से आई लड़कियां बोल पड़ी, हाँ पायल जी, आपकी बहन को तो हम अच्छे से तैयार करेंगी, पर सबकी नज़र तो दुल्हन की बहन पर भी तो होगी ना। थोड़ा संभल कर रहना, कहीं आपको भी कोई पसंद करके ना ले जाए। और सब हंसने लगी। शाम होने तक सब तैयार हो जाते हैं। घर के बाकी लोग भी तैयार हो जाते हैं और बारात का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। विनीता आरोही को देखने जाती है। आरोही को दुल्हन के रूप में देखने के बाद विनीता इमोशनल हो जाती है। वो उसे देखते ही रह जाती हैं। तभी पायल कहती है, क्या हुआ मम्मी, देखो ना आरोही दी कितनी सुंदर लग रही हैं। विनीता की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी बेटी। इतने दिनों से जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन भी आ गया। इसे किसी की नज़र ना लगे, भगवान करे इसे सारी खुशियाँ मिलें। आरोही भी अपनी माँ की बातें सुनकर इमोशनल हो गई थी। तभी पायल ने बीच में आकर माहौल को हल्का किया और कहा, अरे बाबा आप दोनों अभी शुरू मत हो जाना, अभी विदाई में समय है, अभी तो शादी की मस्ती करनी है, इसलिए प्लीज़ अभी मेकअप खराब मत करो आप लोग। और वैसे भी अभी बारात भी आने वाली है। तभी बाहर से अक्षर विनीता को बुलाने के लिए आया, क्योंकि बारात बस पहुंचने ही वाली थी। अक्षर आरोही को देखकर कहता है, आरोही दी आप बहुत ही प्यारी लग रही हो। तभी पायल बोल पड़ी, अच्छा भैया, अच्छा भैया, ज़्यादा मस्का मत लगाओ दी को। अब आपको तो पता है ना कि दी की लाडली मैं हूँ, तो आपकी नहीं चलने वाली। आरोही दोनों को पास बुलाती है और दोनों का हाथ थाम कर कहती है, अक्षर और पायल कुछ देर में मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन तुम्हें जब मुझसे बात करने का मन हो या कुछ कहने का हो तो बिना सोचे अपनी दी को कॉल कर देना। अब तुम दोनों को ही मम्मी पापा का ध्यान रखना है। पायल देख तू अक्षर से ज़्यादा लड़ाई मत करना, और अक्षर तू पायल की खिंचाई मत करना, क्योंकि अब तुम दोनों को साथ में मिलकर मम्मी पापा का और घर का ध्यान रखना है। पायल और अक्षर दोनों आरोही के गले मिलकर उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों मम्मी पापा का अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर अक्षर बाहर बारात के स्वागत के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में बारात आती है। सबका अच्छे से स्वागत किया गया। थोड़ी देर बाद जयमाला का प्रोग्राम किया गया। सबने खूब मस्ती की। थोड़ी मस्ती मजाक के साथ जयमाल किया गया। फिर सबने बहुत सी पिक्चर ली। पायल और उसकी दोस्तों ने भी अपने जीजू के साथ बहुत मस्ती मजाक की। शादी का मुहूर्त होने पर सब मंडप की तरफ चले गए।
थोड़ी देर में रस्में शुरू की गईं। शादी देखने के लिए और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए दोनों परिवार के लोग और साथ में कुछ मेहमान मंडप के सामने बैठ गए। अनिकेत के साथ रस्में शुरू की गईं। फिर पंडित जी ने दुल्हन को बुलवाया। पायल और रितिका, आरोही की फ्रेंड, आरोही को लेने चली गई। आरोही सबके साथ मंडप पर आती है। फिर पायल उसे अनिकेत के बगल में बैठा देती है। शादी की सारी रस्में एक एक करके पूरी की जाती हैं और आखिरकार 7 फेरों के साथ शादी संपन्न होती है। सिंदूर मंगलसूत्र के साथ आरोही का रूप और भी खूबसूरत हो जाता है। अब वो एक बेटी, एक बहन के साथ अनिकेत की पत्नी और उसके घर की बहू बन गई थी। सारी रस्में पूरी करने के बाद अब वक्त आता है विदाई का। सब बहुत ही इमोशनल थे और इमोशनल हो भी क्यों नहीं। जब एक बेटी घर से विदा लेती है तो उससे जुड़ा होने का गम उसके माँ बाप, भाई बहन को होता ही है। सभी की आंखें नम थीं। सबको देखकर आरोही की आंखें भी भर जाती हैं। सबसे मिलने के बाद आरोही के घर वाले उसे गाड़ी में बिठाते हैं। आरोही के पापा अनिकेत का हाथ पकड़कर कहते हैं, आज मैंने अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे दिया है। आज से उसकी जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। अनिकेत उनको भरोसा दिलाते हुए कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। आपकी बेटी अब मेरी पत्नी है और मैं हर कदम पर उसका साथ दूंगा, उसका ध्यान रखूंगा। और फिर वो गाड़ी में बैठ गया। सभी ने एक दूसरे से विदा लिया और अनिकेत और उसका परिवार आरोही के साथ निकल गया। आरोही भी डबडबाई आंखों से और भारी मन से अपनों से जुदा हो रही थी। आरोही की विदाई के बाद उसके घर पर सब बहुत ही उदास थे। पायल और अक्षर अपने मम्मी पापा को उदास देखकर दुखी होते हैं, पर उन्हें अपनी आरोही दी की बात भी अच्छे से याद थी कि उन्हें मम्मी पापा का ध्यान रखना है। अक्षर और पायल खाना और जूस लेकर आते हैं और अपने मम्मी पापा से कहते हैं, चलिए पापा मम्मी, आप दोनों ने शाम से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लीजिए वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। विनीता, तेरे पापा को खिला दो, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। पायल, पापा तो खाएंगे ही, पर आपको भी साथ में खाना पड़ेगा, वरना मैं आरोही दी को कॉल कर दूंगी कि उनके जाने के बाद आप खाना नहीं खा रहे हो। विनीता, अरे उसको क्यों परेशान कर रही हो, अभी तो वो गई ही है। पायल, आरोही दी ने ही मुझे कहा है आपका ध्यान रखने के लिए, अब आप नहीं खाओगे तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना मम्मी। आरोही दी के जाने से हमें भी उनकी कमी महसूस हो रही है, पर हम खुश रहेंगे तभी तो वो भी वहाँ खुश रहेंगी। विनीता रमेश जी की तरफ देखकर कहती है, आप देख रहे हैं, हमारी एक बेटी के जाते ही छोटी बेटी भी समझदार हो गई है। इधर अनिकेत के घर पर नए जोड़े का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। अनिकेत की माँ अपने बेटे और घर की नई नवेली बहू की आरती करती हैं और दोनों को घर के अंदर जाने को कहती हैं, पर अनिकेत की छोटी बहन इशिका ने दरवाजे पर ही दोनों को रोक दिया और फिर अपने भाई से भाभी को भीतर ले जाने के लिए डिमांड करने लगी। अब अनिकेत क्या करता, उसकी छोटी बहन के आगे उसकी एक न चली और फिर उसकी डिमांड पूरी करके सब भीतर आए। आरोही के गृह प्रवेश के बाद उसके साथ कुछ रस्में की गईं और उसके बाद इशिका उसे अनिकेत के कमरे में ले जाती है। कमरे में पहुंचने के बाद वो कहती है, देखिए भाभी, ये भाई का कमरा है, आज से आपका भी, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आरोही ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और इशिका उसे कमरे में बिठाकर बाहर चली जाती है। आरोही बेड पर बैठती है और खुद को थोड़ा कंफर्ट करती है। पूरा दिन रस्मों में बीतने के बाद अब जाकर उसे थोड़ा राहत मिल गया था और इस पल में वो अपने घर को मिस करने लगती है। वो सोचती है, अभी तक तो सब सो चुके होंगे, कल सुबह समय मिलते ही कॉल करके उनसे बात करूंगी। आरोही ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है और अनिकेत दरवाजे से अंदर आता है। खटखटाहट सुनकर आरोही खुद को समेटकर बैठ जाती है। अनिकेत अंदर आकर बेड पर बैठता है और आरोही की तरफ देखकर कहता है, कोई बात नहीं, आप काफ़ी थक गई होगी, इसलिए कंफर्ट होकर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आरोही ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर अनिकेत ने आरोही का हाथ अपने हाथ में लिया। आरोही थोड़ा घबरा गई, पर अनिकेत ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा,
आरोही, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि आप बिल्कुल वैसी ही हो जैसी जीवन साथी मैं चाहता था। आप में बहुत सारी खूबियां हैं। फिर वो कहता है, आरोही, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सम्मान, भरोसा और प्यार दे सकूं जिसकी आप हकदार हो, जिससे हमारा रिश्ता हमारे प्यार से मजबूत बन जाए। पर आप बिल्कुल मत घबराओ, मैं कभी भी आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, बल्कि मैं तो चाहता हूँ एक पति पत्नी का रिश्ता शुरू करने से पहले हम एक अच्छे दोस्त बने, जिससे हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ सके और हमारा रिश्ता और गहरा हो जाए। आरोही, जो तब से अनिकेत की बातें अपनी नजरें झुकाए चुपचाप सुन रही थी, उसे अनिकेत की बातें सुनकर एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे उसका मन का डर दूर हो गया है, क्योंकि उसे भी थोड़ा समय चाहिए था खुद को इस नए माहौल में ढालने के लिए। आरोही ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और धीरे से कहा, थैंक यू अनिकेत जी। अनिकेत उसकी आवाज़ सुनकर कहता है, हाय, इतने प्यार से बोलोगी तो मैं फ्रेंड बनने की जगह बॉयफ्रेंड बनना पसंद करूंगा, और हंसने लगा। आरोही भी उसका मजाक समझ रही थी, वो भी थोड़ा मुस्कुरा दी। अनिकेत ने आरोही से आराम से सो जाने को कहा और खुद भी बेड की दूसरी तरफ सोने के लिए चला गया। सुबह अनिकेत की आंख जल्दी खुल गई। आंख खुलते ही उसकी नज़र पास में सोई आरोही पर पड़ती है, जिसे वो निहारने लगता है। आरोही सोते हुए एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। आरोही, जो डरी सहमी सी सभी नए लोगों के बीच सिर्फ अनिकेत का हाथ थाम कर आ गई थी, वो अभी बिना फिक्र के सोई थी। अनिकेत उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, वो उसे सोता हुआ देखकर निहार रहा था। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उधर से इशिका की आवाज़ आई। खटखटाहट सुनकर आरोही झट से उठ गई और अनिकेत भी बिस्तर से उठ गया। अनिकेत ने कहा, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर वो दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोलते ही इशिका बोली, क्या भैया, दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है क्या? अच्छा, मुझे भाभी से काम है, वो जाग गई हैं क्या? अनिकेत, हाँ वो अंदर है, तुम मिल लो। इतना बोलकर वो बाहर चला गया। इशिका कमरे के अंदर आई और कहने लगी, गुड मॉर्निंग भाभी, एक्चुअली मम्मी ने आपको नीचे बुलाया है, तो आप जल्दी से रेडी होकर आ जाइए। आरोही भी उसे जल्दी तैयार होकर आने को बोल देती है। थोड़ी देर बाद आरोही नीचे जाती है, तब उसके साथ कुछ रस्में होती हैं और आरोही का ससुराल में नया सफ़र शुरू हो जाता है। करीब 1 महीने के बाद आरोही अपना जॉब फिर से स्टार्ट कर देती है। साथ ही धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी भी संभालने लगती है। वो अपनी जॉब और घर के बीच बैलेंस बनाने लगती है, जिसमें उसका साथ अनिकेत देता है। सुबह जल्दी उठकर आरोही किचन का काम खत्म करके ऑफिस के लिए तैयार हो जाती। अनिकेत उसे ऑफिस ड्रॉप कर देता और कभी कभी दोनों साथ भी आ जाते थे। घर वापस आकर वो अपनी सास की किचन में हेल्प करती थी। कभी कभी इशिका भी उसकी मदद कर देती थी। वैसे इशिका के रूप में उसे एक अच्छी दोस्त और बहन मिल गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जहाँ एक तरफ वो घर वालों का दिल जीत रही थी, तो दूसरी तरफ अनिकेत भी उसके दिल में जगह बना रहा था। अनिकेत भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो आरोही को पूरा सपोर्ट करे, साथ ही अपने रिश्ते को बेहतर बनाए। धीरे धीरे आरोही ने अपनी जगह बना ली थी। अब वो इस परिवार का हिस्सा भी बन गई थी। इधर आरोही अनिकेत का रिश्ता भी बेहतर हो रहा था। आरोही और अनिकेत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो एक दूसरे को समझ सकें। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अनिकेत आरोही को आइसक्रीम खिलाने ले गया। वो दोनों एक आइसक्रीम पार्लर के पास रुके। अनिकेत आइसक्रीम लेने गया और आरोही पास में ही खड़ी थी। तभी अचानक आरोही की नज़र सामने एक लड़के पर पड़ती है, जो अपनी बाइक पर बैठा हुआ था और एक लड़की जो उसके सामने खड़ी थी उससे बातें कर रहा था। उन दोनों को बात करता हुआ देख आरोही अपने अतीत को याद कर बैठी, जिसको उसने भुला दिया था। उसे वो दिन याद आ गया जब वो अनिरुद्ध से पहली बार मिली थी, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा सोचती। उससे पहले ही अनिकेत हाथों में आइसक्रीम लेकर सामने आकर खड़ा हो गया। अनिकेत ने कहा, किधर खो गई मिसेस अनिकेत चौधरी? अनिकेत उसे प्यार से इसी नाम से बुलाता था। आरोही, नहीं, किधर भी तो नहीं। अनिकेत, तो लीजिए, आपके लिए आपका फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम विथ चोको चिप्स। आरोही चौंकते हुए, आपको कैसे पता चला कि मुझे ये आइसक्रीम पसंद है? अनिकेत अपनी तारीफ करते हुए कहता है, ओहो, अब अपनी वाइफ की हर पसंद का ख्याल रखना मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आरोही हंसते हुए
आई एम इम्प्रेस्ड मिस्टर अनिकेत जी। आरोही अनिकेत को अनिकेत जी कहकर ही बुलाती थी। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हैं और थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पर थोड़ी देर हो जाती है, जिसके कारण आरोही घबराने लगती है कि घर पर सब क्या सोचेंगे। लेकिन अनिकेत उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल रहेगा। घर पहुंचने पर भी थोड़ा घबराई हुई थी। वो जल्दी से फ्रेश होकर किचन की तरफ चली जाती है। पहुंचकर देखती है कि उसकी सास पहले ही डिनर की तैयारी कर रही थी। वो घबराते हुए कहती है, सॉरी मम्मी जी, मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अनिकेत की माँ, कोई बात नहीं, तुम थक गई होगी, इसलिए आज मैं संभाल लूंगी। वैसे कभी कभी बाहर भी घूम लेना चाहिए, और मैं खड़ूस सास नहीं हूँ जो तुम्हें डांटूंगी और ताना मारूंगी। और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ अपने कमरे में, थोड़ी देर बाद डिनर के लिए आ जाना। पर आरोही ने हेल्प की और डिनर का काम खत्म होने के बाद ही अपने कमरे में गई। जब आरोही अपने कमरे में थी तब अनिकेत 2 कप कॉफी लेकर आया। अनिकेत ने कॉफी का कप आरोही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत समय से कुछ कहना चाह रहा था। आरोही, हाँ अनिकेत जी, बिना झिझक के कहिए। अनिकेत, देखो अब तो हम एक दूसरे के दोस्त हैं, तो अब से ये आप कहना छोड़ दो और मुझे नाम से बुलाना शुरू कर दो। आरोही चौंकते हुए, पर ये कैसे हो सकता है? अनिकेत थोड़ा गुस्सा करते हुए, अच्छा तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तब तक तुमसे बात नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे मेरे नाम से ना बुलाने लग जाओ। और उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर की तरफ मुड़ा, आरोही ने कहा, रुकिए अनिकेत। अनिकेत, वह बिल्कुल ऐसे ही कहना अब। और खुशी से आरोही के गले लग जाता है। पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो आरोही के बेहद करीब है, तो वो सॉरी बोलकर बाहर की तरफ चला जाता है। आरोही भी अनिकेत की तरफ झुकाव तो महसूस कर रही थी, लेकिन उसे भी ये कहाँ पता था कि वो अनिकेत को पसंद करने लगी है। उसके दिल में तो प्यार से मिला दर्द भरा हुआ था, पर अब वो दर्द धीरे धीरे अनिकेत के प्यार से दूर हो रहा था और आरोही पर अनिकेत के प्यार का रंग चढ़ रहा था। जरूरत थी तो बस ये एहसास होने की। शादी के करीब 8 महीने बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। अक्षर ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसकी जॉब एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर हो गई थी। पायल की भी पढ़ाई फाइनल ईयर में थी और उसका भी जॉब सिलेक्शन हो गया था। इधर अनिकेत के घर पर भी सब ठीक था, इसका भी अपने फाइनल ईयर में पहुंच गई थी। आरोही को भी अच्छे से असाइनमेंट पूरा करने पर प्रमोशन मिल चुका था। पर आरोही कुछ दिनों से परेशान थी। अनिकेत के पूछने पर उसने बताया कि उसका सपना है कि वो अपने मम्मी पापा के लिए एक घर बनाए, जिसके लिए वो कई दिनों से लोन के लिए ट्राई कर रही है, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अनिकेत उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन आरोही और अनिकेत काम पर चले गए। शाम को अनिकेत को घर आने में लेट हो गया था। डिनर के बाद आरोही और अनिकेत अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। तब अनिकेत ने कहा, आरोही तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आरोही, सरप्राइज मेरे लिए? अच्छा, इसलिए आज आप आने में लेट हो गए, जल्दी बताइए क्या है। अनिकेत, ऐसे कैसे बता दूं, पहले आंखें बंद करो। आरोही आंखें बंद करती है और अनिकेत उसके हाथों में एक फाइल देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आरोही, क्या है ये? बोलते हुए अपनी आंखें खोलती है और फाइल चेक करती है। फाइल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये फाइल उसके लोन का था जो एक्सेप्ट हो गया था। इसमें अनिकेत ने उसकी हेल्प की थी। वो खुशी से भावुक होकर अनिकेत के गले से लिपट गई। उसने कहा, मैं बहुत डर गई थी, अगर ये लोन नहीं मिला तो मेरा सपना कैसे पूरा होगा, पर आप हमेशा हर कदम पर मेरे साथ रहते हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी अनिकेत। अनिकेत भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, ये कोई एहसान नहीं है आरोही, तुम मेरी पत्नी हो और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारे सपने को सच करने में मैं थोड़ी भी हेल्प कर पाया तो मुझे खुशी होगी। आरोही अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही थी कि अनिकेत उसकी लाइफ में आए। आज जहाँ अनिकेत आरोही पर अपना सारा प्यार लुटाने को तैयार था, वहीं आरोही भी उसके प्यार में डूब जाने को बेकरार थी। कुछ दिनों बाद आरोही और अनिकेत ने मिलकर घर बनवाने का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया। इसमें अक्षर ने भी बहुत हेल्प की। कुछ दिनों बाद आरोही की
प्रेगनेंसी की न्यूज भी आती है। दोनों परिवार ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। आरोही के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। आज उनके तीनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं और आरोही को भी एक अच्छा जीवन साथी मिला है जो उसका हर कदम पर साथ देता है। लगभग 3-4 महीने बाद घर बनकर तैयार हो जाता है। आरोही अपने परिवार और कुछ रिश्तेदार के साथ घर पर पूजा रखने का प्लान करती है। साथ ही एक छोटा सा फंक्शन भी प्लान करती है। फंक्शन वाले दिन घर की पूजा में दोनों परिवार शामिल होते हैं और बहुत ही अच्छे से सारी पूजा विधि होती है। रात में थोड़ी चहल पहल रहती है। आरोही अकेले छत पर खड़ी कुछ सोच रही होती है। तभी अनिकेत उसे ढूंढता हुआ छत पर आ जाता है। वो कहता है, आरोही तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। आरोही, अनिकेत आप? कुछ नहीं, मैं बस अपने पिछले दिनों को याद कर रही थी। अभी तक मैं अकेली जी रही थी और सोचती थी ये जिंदगी अच्छी है, पर आपके आने पर पता चला किसी का साथ होना भी अच्छा होता है। आपके आने से मेरी जिंदगी बेहद खूबसूरत हो गई है अनिकेत। मेरा सपना पूरा हो गया। थैंक यू एंड लव यू अनिकेत। लव यू टू आरोही। मैं भी लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। और आरोही उसके कंधे पर सर रख लेती है। दोनों ही चांद को निहारने लगते हैं। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।